Nick. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण की। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग रैकेट के सामने आने से सुरक्षा एजेंसियों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सियासी तापमान बढ़ गया है। कथित रूप से धर्मांतरण और गांव-गांव तक चर्च नेटवर्क फैलने के आरोप के बीच अब जांच कई स्तरों पर तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के रडार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मिशनरी संगठन द टिमोथी इनिशिएटिव है, जिसने कि 2025 से लेकर 26 के बीच विदेशी डेबिट कार्ड्स के जरिए करीब 95 करोड़ रुपए पहुंचाए थे, जिसमें 6.5 करोड़ रुपए केवल बस्तर और धमतरी जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से निकाले गए। एजेंसियों को शक है कि इस रकम का इस्तेमाल चर्च प्लांटिंग, लोकल नेटवर्किंग और धर्म प्रचार गतिविधियों में किया गया है। जहां द टिमोथी इनिशिएटिव हर गांव में चर्च स्थापित करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, केंद्रीय एजेंसियां बस्तर, धमतरी से लेकर राजनांदगांव तक धर्मांतरण के लिए लोकल पास्टर नेटवर्क, ट्रेनिंग मॉड्यूल, डिजिटल डिवाइस और फंडिंग ट्रेल के बीच कड़ियां जोड़ने में जुटी है। इस बीच विदेशी फंडिंग पर सियासी तापमान भी बढ़ गया है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले की गहन जांच के निर्देश दिए। भाजपा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बता रही है, वहीं कांग्रेस सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है और आरोप लगा रही है कि विदेशी फंडिंग का यह खेल 2025 से 26 के बीच हुआ, जब बीजेपी सरकार थी। इस पूरे मामले में सवाल यह है कि क्या इस सिर्फ आर्थिक अनियमितता को माना जाए या फिर इसके पीछे कहीं बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। जो फंडिंग विदेश से आ जाए, कुछ लोग स्पेसिफाई हुए हैं और विष्णुदेव साय की सरकार है, जो गलत करेगा हम उसको बख्शेंगे नहीं, दंडित करेंगे और छत्तीसगढ़ को सुव्यवस्थित करके सुरक्षित करेंगे। यदि पैसे का कहीं गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है, विदेश से कहीं गलत तरीके से धन आया है, तो इसको देखने की जवाबदारी ईडी की है। इसका मूल काम है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ वर्षों से, जब से उसकी सरकार बनी, ईडी को विपक्षी दलों को प्रताड़ित करने के लिए लगाती है, इसलिए ईडी पे सवाल खड़े होते हैं। अब ईडी का रिकॉर्ड देख लीजिए, उसने 100 केस किया तो 90 केस विपक्षियों के लिए किया है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ के धमतरी और कांकेर, बस्तर के कुछ जिलों में पैसा निकालने का जो सवाल आया है, जिसमें ईडी ने कार्रवाई किया है, निश्चित तौर पर इस मामले में यदि गूढ़ में जाइए तो 24 और 25 में सारे पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी। तो हम जो आरोप लगा रहे थे कि भाजपा की सरकार बनने के बाद धर्मांतरण बढ़ा है, भाजपा की सरकार बनने के बाद विदेशी लोगों की गतिविधियां बढ़ी हैं। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा देते हैं। संतोष दास जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तीनों ही मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करूंगा अनादि टीवी पर। और सवालों की शुरुआत संतोष जी आपके साथ। देखिए, जब आरोप लगता है कि ऐसे समय में ये पूरा का पूरा रैकेट निकलकर सामने आता है या अवैध गतिविधि निकलकर सामने आती है, जब सरकार में आप थे तो सवाल आपसे ही उठेंगे। अगर आपके विधायक ये कहते हैं कि ये अब जो है सरकार, भाजपा सरकार है और ये कार्रवाई करेगी, तो आप तक क्या कर रहे थे? अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्टों को भी नमस्कार है। और देखिए अभिनय जी, 95 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग, विदेशी फंडिंग पकड़ी गई है और ये लगभग 6.5 करोड़ रुपए इस छत्तीसगढ़ में इसका उपयोग हुआ है अवैध धर्मांतरण के लिए। जो विदेश की अवैध फंडिंग का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए, हमारे जो धार्मिक सौहार्द है उसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। और कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा रैकेट है जिसका पर्दाफाश भाजपा की सरकार ने और ईडी ने किया है और अब भाजपा की सरकार उस पर कार्रवाई करने जा रही है। लगभग 12 से ज्यादा एनजीओज की लिस्टिंग की गई है जिनको ये फंडिंग मिली है।
तो कहीं ना कहीं इतने बड़े रैकेट के यदि पकड़ा जाना, यदि भाजपा सरकार सुनिश्चित करती है, ईडी सुनिश्चित करती है, तो ये मान करके चलिए कि ये केवल एक दिन का मामला नहीं है या एक साल का मामला नहीं है कि भाजपा सरकार के अपने कार्यकाल का मामला है। ये कितने लंबे समय से चल रहा होगा, आप इसकी कल्पना करिए। मैंने छत्तीसगढ़, खासकर सरगुजा अंचल, बस्तर अंचल, धमतरी अंचल कैसे धर्मांतरण से जूझ रहा है, वहां का आदिवासी अंचल कैसे जूझ रहा है, ये इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो हमने जो धर्मांतरण अधिनियम लाया, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026, और उसकी आवश्यकता इसलिए है कि ऐसे जो अवैध फंडिंग, विदेश फंडिंग जिससे धर्मांतरण हो रही है, इसको रोका जा सके। तो मैं तो सीधे सीधे कांग्रेस के जब से जवाब मांगना चाहता हूं कि जब उन्होंने सदन में बाइकआउट किया, जब ये कानून बन रहा था हमारा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, तो ये कानून की आवश्यकता नहीं है, इस कानून की जरूरत नहीं है। अभिमन्यु जी सीधे तौर पर सवाल आपसे ही किए जा रहे हैं कि इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो हमारे उस कानून को बल मिलता है जो कानून हम लेकर आए थे। ऐसे में विरोध कहां तक जायज था? आप लोगों ने तो तब भी विरोध किया था जब कानून पास कराया गया था। अभिनय जी नमस्कार, आपके पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों को भी। देखिए, हम तो अभी भी यही कहते हैं कि ये कानून केवल धकोसला है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वो सिद्ध हुआ ना। अगर इस कानून के आने के बाद भी ईडी को पकड़ना पड़ रहा है आकर के, और आपको कान खबर नहीं हो रही, आपके नाक के नीचे से अगर एक साल के अंदर में 95 करोड़ रुपए का लेन देन हो जाता है, राज्य सरकार को पता नहीं चलता, तो ये तो राज्य सरकार की विफलता है, बहुत बड़ी विफलता है। और भारतीय जनता पार्टी अभी अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में होती तो अभी तक हमारे सर पर ठीकरा फूट चुके होते, आरोप लगा चुके होते कि ये लोग पैसा दे रहे हैं, ये लोगों ने पैसा मंगवाया, और आप क्या कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की, अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। तो आपका धर्म स्वतंत्र विधेयक कहां गया था? आपका कानून तो बन चुका था, उसके 1-2 महीने बाद आज जाके ये चीजें सामने आई हैं। आपकी सरकार आने के 2.5 साल बाद इस प्रकार की चीजें सामने आना, वो भी ईडी के द्वारा। राज्य सरकार को अभी तक कुछ पता नहीं था, ईडी ने छापेमारी करी, उसके बाद इनको जानकारी मिली, तो अब ये बयानबाजी कर रहे हैं और उसमें श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। देखिए, कभी राजनीति से दूर रही है भारतीय जनता पार्टी, इस पर राजनीति करती आई है हमेशा। कांग्रेस पार्टी जो है राजनीति से दूर रही है हमेशा धर्मांतरण के मामले को लेकर के। हमने एफसीआरए कानून बनाने का काम किया था, जिसमें फॉरेन फंडिंग रोकने की पूरी, जिसमें रजिस्टर कराने के बाद पूरे आपको ब्यौरा देना पड़ता कि आप कहां से फॉरेन की फंडिंग ले रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति में अगर कोई एनजीओ बिना रजिस्ट्रेशन कराए इतने धड़ल्ले से चल रहा है, जिसका एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन नहीं है, धड़ल्ले से 100 करोड़ रुपए के लगभग की अमाउंट मंगाए जा रहे हैं, वो तो अभी पकड़ में आ गया। अभी सुशील आनंद शुक्ला जी जो कह रहे थे कि ईडी का मुख्य काम तो यही है, अब तो ईडी को ये पता लगाना चाहिए और पूरे देश भर में इस प्रकार की छापेमारी करके पता लगाना चाहिए कि कितनी फंडिंग बिल्कुल। और ये बात इसलिए भी खास हो जाती है अभिमन्यु जी, ये बात इसलिए भी और ज्यादा चिंताजनक हो जाती है क्योंकि ऑपरेशन जोशुआ जैसे जो ऑपरेशन की बात सामने आती है कि मिशनरीज काम कर रहे हैं या जो है धर्म परिवर्तन के लिए पूरा का पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा है, तो ऐसी जो संज्ञा है ऑपरेशन जोशुआ जैसी, वो भी छत्तीसगढ़ के अंचल से सामने आती है जहां इतना बड़ा रैकेट सामने आता है। मैं आपके पास वापस आऊंगा नागेंद्र जी। ऑपरेशन जोशुआ का जो हमने बात थी या फिर उसका वो काम कैसे करता है, हम कई अब तो लगभग साल हो चुके हैं, 1-2 साल होने आ गए हैं जब हमने इस बारे में सुना था। लोकल इंटेलिजेंस का ये फेलियर माना जा सकता है कि मतलब ईडी को छत्तीसगढ़ आकर पूरा का पूरा जो है इसको पूरा बस्ट करना पड़ता है, लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं होगा ये नागेंद्र जी? बिल्कुल। देखिए, क्या है कि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा क्षेत्र अभी तक के नक्सलवाद के प्रभाव में था, तो वहां पर बहुत सारी चीजें जो छुपे रूप में चलती रही है और कहीं ना कहीं इसमें अज्ञानता और लोगों की जो जानकारी का जो अभाव है उसने इसको पनपने दिया। और ये उन अंचलों में फैला है जहाँ पर आदिवासी है, जहाँ पर प्रशासन की पहुंच नहीं है, और ये इनके लिए बेहतर जगह बन गया जहां पर ये अपने आप को फैला सकते थे। और स्वाभाविक रूप से जब नक्सलवाद का एक तरीके से खात्मा हो गया और अब जब चीजें स्पष्ट होती चली जा रही हैं, तो इस तरीके के मामले अब सामने आ रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी का जो काम है ईडी का, वो यही है कि वो पैसों का जो अनुपातहीन जो इधर उधर विनिमय होता है उसको कंट्रोल करना, उसको जांच करना, और उसी के आधार पर ये चीजें पता चली कि इतने बड़े संख्या में
रकम भारत आया, फिर भारत नहीं, आने के लेकिन बाद नागिन जी यहाँ टोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन एक बात ये भी आ जाती है कि जब केंद्र सरकार 2020 में एफसीआरए के रूल बदल चुकी है कि अगर कोई भी खाता है तो कोई भी एनजीओ है जिसको आपको दिल्ली के एसबीआई में उसका खाता रखना पड़ेगा और जो भी पेमेंट आएगा उसका आपको ब्यौरा देना पड़ेगा सीधे तौर पर। फिर भी 95 करोड़ जैसी मोटी रकम, या कहें एक पैसे का अंबार जैसा एक जो रकम निकलकर सामने आती है, इतनी बड़ी रकम बिना किसी के जानकारी के एटीएम के थ्रू या वीजा कार्ड जो निकलकर जानकारी निकलकर सामने आई है उससे निकाल ली जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। ये तो बहुत ही हैरत की बात है। यही तो जांच का विषय है सबसे बड़ी चीज जी। और दूसरी चीज में जो एनजीओ जो थे वो किस तरीके से काम कर रहे थे, उन्होंने कैसे दलालों को इसके लिए लगा के रखा था और हवाले के जरिए पैसा जो है वो नकदी में ट्रांसफर हो रहा था एटीएम से और उन क्षेत्रों में पहुंच रहा था जहां पर इसकी उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से इसको लगाने की जरूरत पड़ी। क्योंकि देखिए नियम तो ये बोलता है कि पैसा विदेश से आ सकता है और कुछ कुछ कामों के लिए जो बिल्कुल तय है, जैसे कि उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से कर सकते हैं, लेकिन वो इसके लिए धर्मांतरण के लिए खर्च नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें हैं वो कैसे पादरियों तक पैसा आ रहा था और किस बहाने से लोगों तक बाइबिल, अगर किसी को बीमार हो गया कोई तो उसको ठीक करने के बदले में उसको प्रलोभन देके चाहे वो पैसा नगद ही दे देते होंगे या जो भी उसकी मदद, और उसके बदले उसको धर्मांतरित करने का कुचक्र चलता रहा। शिक्षा के नाम पे अगर आप तब शिक्षा बेहतर पाएंगे जब आप उनके साथ हो जाए, तो ये सारी चीजें जो है ना वो एक बड़ी दिक्कत का वायस बनी। और साथ ही जो प्रचारक हैं उनको ये मुझे लगता है कि अच्छी खासी रकम देते रहे। हम देखते हैं आए दिन की चंगाई सभा के नाम पे ऐसे कस्बाई क्षेत्रों में, छोटे शहरों में लोगों को बड़ी संख्या में इकट्ठा किया जाता है और उनको भ्रमित किया जाता है। तो इन सब चीजों के लिए जो फंडिंग होती है, हालांकि आपने जो कहा वो सही है कि लोकल इंटेलिजेंस को इन सब चीजों को बहुत गहरी नजर से देखना चाहिए। जब कोई आयोजन होता है तो उसकी सूचना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो होनी ही चाहिए कि ये इतना बड़ा पंडाल लग रहा है, इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, इसमें कौन शामिल हो रहा है। हालिया भी बहुत सारे बवाल हुए हैं बहुत सारे जगहों में। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसमें ये भी सवाल पूछने जैसा है संतोष जी कि जब आप एफसीआरए के रूल 5 साल में अब तो 6 साल हो गए हैं 2020 में लेकर आ जाते हैं और जिसमें तमाम नियम तय किए जाते हैं कि इन जो है संस्थाएं हैं इनको फंडिंग मिल सकती है, आपको हर 5 साल में जो है एफसीआरए का जो लाइसेंस है उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। इसके बावजूद भी 95 करोड़ की रकम, और ऐसे समय में जब छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन जोशुआ जैसी बात निकलकर सामने आई थी कि ऑपरेशन जोशुआ चलाया जा रहा है और एक पूरे के पूरे समुदाय को धर्मांतरित करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आप कितनी सच्चाई से क्या आप कटे हुए हैं? आपकी लोकल इंटेलिजेंस सो रही है या जमीन पर उतरकर देखना नहीं चाहते, बस फाइलों को भर देना है, क्या ऐसा है? अभिनय जी मैं बताना चाहता हूं, देखिए पहले तो द टिमोथी इनिशिएटिव नामक जो संस्था है जो के पास से पैसे पकड़े गए हैं, वो पहली एफसीआरए में रजिस्टर्ड संस्था नहीं है और रजिस्टर्ड संस्था नहीं है और उसके पास से जो चीजें बरामद हुई है जरा उसको अवलोकन करिए। लगभग 24 डेबिट कार्ड उनके पास से बरामद हुए जिनसे वो पैसे निकाला करते थे। 40 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुई है, डिजिटल सबूत है और बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिसकी जांच की जा रही है और जांच के पश्चात ये पूरे विस्तार से ईडी जो है इसको कोर्ट में भी प्रस्तुत करेगी, अपनी जांच रिपोर्ट में प्रस्तुत करेगी। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नेक्सस जो है वो इसका पर्दाफाश होने वाला है। अमेरिका जैसे देशों से कैसे हमारी अवैध विदेशी फंडिंग धर्मांतरण के लिए यूज हो रहा है, ये इसका 95 करोड़ मत मानिए, ये 95 करोड़ से भी कहीं ज्यादा कई हजार करोड़। बिल्कुल पुराने समय में जाएंगे तो कई हजारों करोड़ रुपए हो सकता है धर्मांतरण के लिए यूज हो रहा है। तो ऐसे में आप धर्मांतरण
करके यदि आज गंभीरता नहीं बनेगी, खासकर विपक्ष के लिए मैं कहना चाहता हूं, यदि वो गंभीर नहीं बनेंगे तो आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। हमारी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, हमारी आदिवासी संस्कृति को खतरा है। कानून तो संतोष जी, कानून तो आप लेकर आ गए हैं, लेकिन जिस गति से, जिस स्तर पर पहुंचकर धर्मांतरण को लेकर सिंडिकेट चलाया जा रहा है, आपको और गति से उस पर आगे बढ़ना होगा। लेकिन अभिमन्यु जी के लिए मेरे पास एक सवाल है कि अभिमन्यु जी, जब आपको पता है या फिर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जैसी बात निकलकर सामने आती है, मार्च 2026 में केंद्र सरकार एफसीआरए के रूल्स को संशोधित करने के लिए नया वो जो है बिल लेकर के आती है, तो क्या विपक्ष को ऐसे गंभीर विषय पर वॉकआउट कर देना चाहिए था या सदन में रहकर उस पर बहस होनी चाहिए थी, डिबेट करनी चाहिए थी? क्या यह ठीक था वॉकआउट कर देना? देखिए अभिनय जी, वॉकआउट का जो कारण है ना, आपको अभी स्वयं मिला। आपने एक बहुत ही वाजिब सवाल पूछा कि सरकार जो है वो जमीनी हकीकत से कटी हुई है। ये केवल ऊपरी ऊपरी चल रही है और जो जो उनको जानकारी अधिकारियों ने दे दी वो उनको समझ गए, लेकिन अंदरूनी स्तर पे जिस प्रकार की चीजें चल रही है, जमीनी स्तर पे उतर करके काम करने की जरूरत है, लेकिन वो हमको जवाब नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी जी के प्रवक्ता जी की तरफ से। तो बात वही हो जाती है, जब सवाल जो पूछा जाता है उसका जवाब नहीं मिलता और उसके बदले में वो दूसरी बातें की जाती है, तरह बेतरह की बातें की जाती है, तो वॉकआउट करने के अलावा वैसे बस कोई मौका नहीं बच जाता। अब देखिए, यहाँ पर जिम्मेदारी तय करने की बात है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति कर ली, धर्मांतरण के नाम पे सब कुछ कर लिया। इससे क्या हुआ? टकराव जरूर पैदा हो गया, वर्ग संघर्ष की स्थिति जरूर पैदा हो गई। आपने स्वयं देखा भी किस प्रकार की जो है 25 दिसंबर में जो तोड़फोड़ हुई। आपने देखा एक महिला को घर वापसी के चलते उसका घर जला दिया गया। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो अपने मन से किसी धर्म को मान रहा है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, और जो लोग करोड़ों रुपए मंगा के धर्मांतरण करा रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी तय करने की पहले जरूरत है, और जब तक वे जिम्मेदारी तय नहीं कर पाएंगे तब तक इसमें कुछ बात नहीं हो सकती। नहीं तो सरकार, कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती। सरकार तो कहती है कि हमें जिम्मेदारी तय ना करनी होती तो हम कानून क्यों लेकर आते? अगर हमें जिम्मेदारी तय नहीं करनी, अकाउंटेबिलिटी किसी के माथे पर थोपनी नहीं है, तो हम कानून लेकर क्यों आते? हम ऐसे ही टाल भी सकते थे। सरकार ये तर्क देती है। तो उनका कानून, तो अभिनय जी उनके कानून की भी तो हवा निकल गई ना। उनके कानून बनने के बाद भी तो ईडी आगे पकड़ रही है, उनके कानून तो नहीं पकड़ पाया। उनके कानून में जो नए नए प्रावधान बनाए गए थे हमने मजबूत किया। अब क्या इसमें जो भी दोषी होगा उसको क्या उम्र कैद की सजा होती है? संतोष जी जवाब दीजिए। संतोष जी, दो बातों का जवाब दीजिएगा। एक तो अगर विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो हमें उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, वॉकआउट करना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सच में ये बड़ी बात है कि आप कानून लेकर आ जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात राज्य में होती रहती है। संतोष जी देखिए, अभिमन्यु जी की बातें मैं सुन रहा था अभी, और देखिए सदन में जब विधानसभा में धर्म स्वतंत्र अधिनियम जब पारित हो रहा था, उस समय जब कांग्रेस ने वॉकआउट किया, और वॉकआउट करने के बाद इनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं जनार्दन दास महंत जी, उन्होंने क्या कहा आप जरा उसको सुनिए। उन्होंने कहा कि इस कानून से जो धार्मिक सौहार्द है वो बिगड़ सकता है और ये कानून बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक शब्द में कहा। तो जब वो कानून का विरोध कर रहे हैं, जब वो कानून को मानना ही नहीं है, छत्तीसगढ़ में हो ही नहीं रहा है, तो फिर धर्मांतरण कानून का विरोध करने का ढोंग क्यों कर रहे हैं? और या तो वो इस धर्मांतरण कानून का समर्थन करें या तो फिर ये ढोंग करना बंद करें। और दूसरी बात, जहां तक इस ईडी की छापेमारी का प्रश्न, संतोष जी का जो कनेक्शन लगता है कमजोर हो गया है। मैं जो है टेक्निकल टीम से कहूंगा कनेक्शन को जोड़ा जाए। उससे पहले नागेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, और नागेंद्र जी ये जानना चाहूंगा, देखिए ये कहा जाता है कि हम कानून लेकर आ जाते हैं, कानून की बात करते हैं, लेकिन जब ये इसकी बात होती है कि किसने क्या नियम बनाया उसके हिसाब से, संतोष जी संतोष, नागेंद्र जी, कानून को लेकर बड़ी बहस छिड़ी होती है, वॉकआउट विपक्ष करके चला जाता है, और जहां तक मैंने आंका था, चरणदास महंत जी ने कानून के समय यह कहा था कि इस तरह के कानून सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, अगर हम ऐसा ही एक और कानून बना देंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो जाएगा।
जब इस इतने गंभीर विषय की बहस चल रही हो जो है विधानसभा में, तो विपक्ष का वॉकआउट करना ठीक है? क्या मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा नागिन जी? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी चीज को जब पूरी संवेदनाओं से नहीं समझा जाएगा और तब को एक साथ सहमत नहीं किया जाए, तब तक आप किसी निर्णय पे पहुंच ही नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज है मर्ज का पता नहीं और दवा लगातार दी जाती रही, तो इसका निदान तो कुछ होना नहीं है। बात ये कही जा रही कि ऐसे कठोर कानून लाने से वैमनस्यता बढ़ेगी, लोगों के अंदर ठीक वातावरण नहीं बनेगा, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, वो तो वही रहे ना। कन्वर्सन के बाद गांव में जो लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक बंदा किसी धर्म में आ गया और उसके बाद फिर वो पूरे का पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाता है और उसको बहुत सारी मान्यताओं को उनको बदलना पड़ता है। तो इसके चलते लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे गांवों में पैदा हुई है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक जन जागरूकता, और जब इस तरीके की एजेंसियां जो काम कर रही हैं, जिनको एक अच्छे ढंग से अगर वो काम कर रही है कि गांव के डेवलपमेंट के लिए वो स्कूल बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हेल्थ के प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, एनजीओ के जो बेसिक कार्यक्रम है उससे वो जुड़े हुए हैं और उनके अंदर कोई निहित स्वार्थ नहीं है, वो किसी के धर्म को लेके वहां पर किसी भी तरीके की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तब तक के तो ठीक है। लेकिन अगर वो इस तरीके के प्रपंच में लगे हुए हैं तो इसकी तो सूचना नीचे स्तर पे गांव वालों के अंदर भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनको संबंधित को ये जानकारी दी जाए कि अगर उनको वहां से कुछ मिल रहा है तो उसके बदले में उनसे बहुत कुछ मांगा जा रहा है जो उनकी मान्यताओं को प्रभावित कर रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारों को लेकर तो जो है जनता को या आम जन को जागरूक होना ही चाहिए। और ये बिल्कुल ये अनुरोध मेरा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से है कि कम से कम जागरूकता तो इतनी होनी चाहिए। कानून चूंकि अब बन चुका है तो ऐसी चीजों से अब पार पाना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन समन्वय और जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ नागिन जी बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अभिमन्यु जी बहुत शुक्रिया, संतोष जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। धर्मांतरण को लेकर जब कानून बना तब भी भयंकर जो है वाद विवाद और सियासी पारा चढ़ गया था। हालांकि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वो हकीकत से रूबरू कराते हैं कि अब भी धर्मांतरण का जो काला खेल है या गंदा खेल है वो अभी भी रुका नहीं है। ये देखने वाली बात होगी कि जो सुप्रीम एजेंसियां हैं, ईडी या फिर सरकार की जो एजेंसियां हैं वो इन पर कब तक कंट्रोल कर पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।